नमस्कार दोस्तों, पैर पिता सिख एबी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि हमारे देश के बाबा जी जो लोग हैं वो कोई भी फील्ड नहीं छोड़ेंगे, वो चाहे बिजनेस हो, उद्योग हो, या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, या फिर पॉलिटिक्स। बाबा रामदेव जी ने रिपब्लिक भारत में मतलब अपना इंटरव्यू दिया, जो कि आता है रिपब्लिक भारत में, जिसके ऑनर है अर्नब गोस्वामी जी, जिन्हें किसानों ने मतलब हमने नहीं, किसान भाई ने जो वहाँ पे खड़े जूझ रहे हैं अपने हक की लड़ाई के लिए, उन्होंने सबसे वफादार कुत्ते की पदवी से नवाजा है। ये उनका चैनल है, उसी में इनका एक शो आता है 5 का प्रहार ऐश्वर्य के साथ, क्योंकि उसकी मेज़बानी जो एंकर करते हैं उनका नाम ऐश्वर्य है। उसमें हमारे बाबा रामदेव जी ने क्या कहा ये हम आपको बताते हैं। बाबा रामदेव जी ने कहा, जो कि ये गुरु भी हैं प्लस उद्योगपति भी हैं। ये क्रीम से लेके कपड़े तक बेचते हैं और इनका दावा है वो सब के सब नेचुरल होते हैं। अभी फ़िलहाल कपड़े ये मुंबई में ही बेच रहे हैं, उसके आगे अभी नहीं आया है, धीरे धीरे आ ही जाएगा। बाबा रामदेव जी ने कहा किसानों के बिल पे बोलते हुए कि मोदी जी कभी किसान विरोधी नहीं हो सकते। मैं मोदी जी को पिछले 2 दशकों से जानता हूँ। अब बात आती है कृषि नीतियों की। मैं खुद एक कृषि पुत्र हूँ और मैंने खेती को जिया है, क्योंकि मैंने 25 सालों तक खेती में काम किया है। तो बाबा जी, मोदी जी को आप 20 साल से जानते हैं, समझते नहीं हैं। इसीलिए कहते हैं कि 14 साल तक के बच्चों को ज़रूर पढ़ाया जाए, ताकि उनके अंदर थोड़ा तो कुछ तो अकल हो। आपने शायद इतना भी नहीं पढ़ा है। और उनकी नीति क्या वो उनकी पर्सनल राय है? आप किस गारंटी के साथ कह रहे हैं? हमारे कृषि मंत्री, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो नरेंद्र तोमर जी हैं। और रही बात पीएम की, तो वो क्या है, सब कुछ पता चल गया कि बातों से कुछ नहीं होता है, काम करना पड़ता है। तो हमारे अगर ठीक है वो हित में होता तो हमारे किसान भाई बेवकूफ़ हैं, हमारे वो 25 करोड़ कर्मचारी बेवकूफ़ हैं, हमारे वो जो पद्मश्री विजेता हैं, जो लोग मतलब इतने अवार्ड्स मिले हुए हैं, वो सब पंजाब वाले वापस कर रहे हैं, वो बेवकूफ़ हैं। कभी उन पे आप लोग अराजक तत्व का वो लगा रहे हो। आपका ये पत्रकार मतलब इतनी घिनौन पत्रकारिता को तो इतना इन लोगों ने गिरा दिया है कि, और वो चौथा लोक स्तंभ कहने में भी अब शर्म आ रही है। हम भी जानते हैं, हम अपने प्राइम मिनिस्टर पे या हम अपने मीडिया पे वार कर रहे हैं या अपने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, तो इससे हमारे देश की गरिमा और हमारे संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचता है। लेकिन ये बात विश्वव्यापी हो चुकी है और सबको पता है कि भारत में क्या चल रहा है। इसलिए अब हमें कोई झिझक नहीं है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि बोलने के लिए आप लोगों ने ही मजबूर किया है। और आप कृषि पुत्र हैं तो पतंजलि के जितने मतलब वो आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं, बताते हैं सब नेचुरल है, नेचुरल है, आपको कॉम्बिनेशन तक याद नहीं होगा। एलोवेरा और सुगंधा का लावा। और आपका तो क्या है, आप जानते हैं तो सही बात है, आप ही हैं ना कि आपके यहाँ याद करिए 2 साल पहले एक डीएम आए थे, मतलब आईएएस ऑफिसर थे वो। उन्होंने पूरा का पूरा डाटा दिया था गवर्नमेंट को कि आप जितना दूध का
व्यापार करते हैं, जितना बिजनेस मार्केट में करते हैं पर डे, जितना डिलीवरी करते हैं, उतना दूध आपके यहाँ है ही नहीं, तो आप करते कैसे हैं? अंजाम क्या हुआ था? उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया था। हमारे यहाँ प्रशासन उतना गड़बड़ नहीं है जितना कि शासन। अगर हमारा शासन सही है, हो जाए, तो हमारा प्रशासन पढ़ा लिखा होता है, वो आता है, मतलब वो पूरी अपनी मतलब सारी क्राइटेरिया क्रैक करके वहाँ तक पहुँचता है। लेकिन बहती गंगा में कहते हैं ना, सभी हाथ धुलते हैं। तो जब पॉलिटिशियन जो जाहिल हैं वो हाथ धुल रहे हैं, तो वो क्यों नहीं धुल रहे? और मजबूरी भी तो है। हमने आपको अभी पिछले वीडियो में एक 25 साल पहले का केस बताया था, जिसमें एक सीबीआई ऑफिसर आता है, वो नहीं झुकता है, वो सही बोलना चाहता है, सही रिपोर्ट देना चाहता है, तो उसे मजबूर कर दिया जाता है कि स्वेच्छा से वो रिटायरमेंट ले ले। दूसरा आता है, वो भी नहीं झुकता है, तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि भाई अब सभी तो स्वेच्छा से लेने लगेंगे तो सरकार पे उंगली उठेगी। तीसरे आते हैं, वो ये बात मानते हैं कि अभय को कि मतलब आत्महत्या कहना गलत होगा, उसकी हत्या हुई है, लेकिन सबूत न मिलने के कारण इसे बंद कर दिया जाए, इस केस को बंद कर दिया जाए। आपको जब कोई सबूत नहीं मिला, तो फिर आप ये कह क्यों रहे हैं कि हत्या हुआ? बिना सबूत के कोर्ट कुछ नहीं मानता। यानी कि इनके ऊपर प्रेशर था, वो चाहते थे हॉनेस्टी से अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन करने थे तब तो। देखिए 25 साल तक इन्होंने खेत में काम किया, फिर मतलब ये सन्यासी बन गए, अब तो उद्योगपति भी बन गए हैं। बाबा जी ने कहा, अब इसके साथ अगली बात पे आते हैं कि ये एमएसपी की जो कि लागू रहेगा, इसे सरकार लिखित देने को तैयार। ठीक है, आपकी गवर्नमेंट इसे लिखित देने को तैयार है, मानते। जब प्राइवेट फर्म आएंगे तो 1-2 बीघे का या 1 एकड़ का तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे नहीं, उस पूरे एरिया का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगर वो एमएसपी से ज़्यादा पैसा दे रहे हैं तो किसान मजबूर है, वो उनसे सौदा कर लेगा। ठीक, आपके इससे मंडी में पहुंचेगा ही नहीं अनाज। इससे सरकार को 2 फायदे हो जाएंगे। फर्स्ट, जो मनमोहन सिंह जी अपने कार्यकाल में 2013 में उन्होंने एक बिल पारित करा था, जिसमें क्योंकि उनका कहना था कि हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा अनाज भंडारण किया हुआ है, लेकिन भंडार गृह हमारे उतने सही नहीं है। मतलब अब ये सोचिए कि उनकी ये हालत है कि उन्हें प्लास्टिक के जो आते हैं उनसे कवर करके रखा जाता है, वो सड़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये बिल पारित करा कि 2 रुपये किलो, यानी कि 10 किलो अनाज 2 रुपये पर किलो हर फैमिली को जाना चाहिए। जब इनके पास जाएगा नहीं तो ये इस बात से भी मुक्त हो जाएंगे। ये सीधा बोल देंगे हमारे पास तो आता ही नहीं है, तो हम फिर कहाँ से देंगे। और इसी बात को लेके ये एमएसपी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। जब मंडी में गल्ला जाएगा नहीं तो एमएसपी कहाँ से बचेगी? वो खुद ही बोलेंगे कि हमारे यहाँ तो भाई कोई अनाज ही नहीं आया, तो हम क्या दें। और अब इधर देखिए, प्राइवेट सेक्टर बता रहे हैं बाबा रामदेव जी कि सरकारी मंडियां हों या प्राइवेट मंडियां हों, खरीदने वाली खरीद तो रही हैं, खरीदेंगी ना, काम चलता रहे। बाबा जी, देश काम चलता रहे पे नहीं विकसित होता है, काम सही दिशा में चले, सबको साथ लेके चले, तब विकसित होता है। याद करिए कोरोना काल, जब सब कुछ ठप था, हमारे किसान भाई ही अनाज उगा के सबके यहाँ तक सब जगह पहुँच रहा था, तब पेट भरता था। और एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही ऐसा बचा हुआ है, और पेट्रोलियम जो कि अभी
केंद्र सरकार के अंडर में है, बाकी वो सब बेच चुके हैं। और रही बात आपके 25 साल के अनुभव की, तो आपसे भी ज़्यादा अनुभवी लोग वहाँ बैठे हैं जिन्होंने 3-3 पीढ़ियाँ खिलाई होंगी किसानी करके। उनसे जाके पूछिए कि फ़ायदा है कि नुकसान, फिर आके इंटरव्यू दीजिए, सुनेंगे। एक बार भी मतलब क्या सत्ता पक्ष और उसके सहयोगियों के पास इतनी भी मानवता नहीं है कि बाबा रामदेव जी ने एक बार भी क्यों नहीं, सिर्फ वो उनका वो करते रहे, बुराइयां करते रहे, हर चीज़ आरोप लगाते रहे, उनका समर्थन करते रहे, लेकिन बाबा कहने को योग गुरु हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने उन 57 किसानों की बलिदान को याद करा, उनके बारे में कुछ कहा? नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें इसी से फायदा है। जब बीजेपी सत्ता में रहेगी तभी वो सारे काले कारनामे कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते हैं। कुछ तो मानवता रखिए बाबा जी, आप तो पॉलिटिशियन से भी आगे निकल गए। और उनका ये कहना है कि किसान नज़दीक की मंडी में ना बेचकर दूर जगह या दूसरे राज्य में बेच रहा है। ठीक है, वो दूसरे राज्य में ही तो बेच रहा है, दूसरे देश में तो बेच नहीं रहा है। और हमारा पूरा भारत हमारा घर है, हम कहीं भी बेच सकते हैं, आपके आदेशानुसार नहीं चलेगा। तो ओपन मार्केट में बेचने का अवसर किसानों को क्यों नहीं? हमें ये अवसर नहीं चाहिए तो आप हमें ज़बरदस्ती अवसर देंगे? आप इतना दया भावना हमसे क्यों रख रहे, इतनी सिंपैथी क्यों दिखा रहे हैं? हमें नहीं अवसर चाहिए आपका, अपना अवसर अपने जेब में रखिए, हमारा जो है वही रहने दीजिए। उसके बाद बोल रहे हैं कि मतलब, और हाँ बाबा जी ये समझिए कि जब वो लोग भंडारण कर लेंगे, उद्योगपति जो हैं, तो उसके बाद वो उसे, अगर उन्हें विदेश में पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ उसे एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक, सॉरी इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे उस चीज़ की कमी हो जाएगी, और जब उसकी कमी हो जाएगी तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। लाल बहादुर शास्त्री जी आपसे बेवकूफ़ नहीं थे, ना ही आपके मोदी जी से, जो उन्होंने ये बात कही थी कि भंडारण ही महंगाई का सबसे बड़ा कारण है, और उन्होंने इसे खत्म कर दिया था। फिर उन्होंने कहा सारे मोदी विरोधी मिलकर एक नाम बता दें जो भारत का नेतृत्व कर सकता है। मैं सैद्धांतिक और वैचारिक रूप से जो उनका समर्थक हूँ, मैं आज ही मोदी जी को छोड़ दूंगा। ठीक है, सुनिए, मोदी जी जो हैं, जो आरोप हमारी जनता कहते हैं ना कि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं, अक्सर ऐसे मैटर पे, ठीक। मनमोहन सिंह जी को कठपुतली मानते थे, लेकिन ये सही है कि अर्थव्यवस्था में उन्होंने, भले वो पीएम थे, बट उसके बाद भी जो वित्त मंत्री और उनको मतलब उन्हीं के अंडर में तो काम करते हैं, अर्थव्यवस्था में कांग्रेस सुप्रीमो ने कभी कोई दखलंदाजी नहीं की। यहाँ तक कि मंदी के दौर में भी हमारे मनमोहन सिंह जी ने 12 उद्योग संस्थान लगवाए, जिससे कितने लोगों को रोजगार मिला। आपके मोदी जी ने क्या किया था? एक सरदार पटेल की मूर्ति बनवाई, जहाँ पे 500 एकड़ ज़मीन किसानों की बर्बाद हो गई। वहाँ नहर बनवा देते तो शायद वल्लभ भाई पटेल जी को ज़्यादा आत्मा की शांति मिलती, उन्हें खुशी मिलती। उन्हें अपने उस स्टैचू से खुशी नहीं मिली होगी। उसे पर्यटन स्थल बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर का प्रकृति शोषण करने जा रहे हैं 32 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके, और यहाँ पर्यटन स्थल ये बना रहे हैं। सही बात है, उनकी जोड़ का कोई नहीं है। आप आज रही बात कांग्रेस की,
तो कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी, मंदी में भी उसने 12 खड़े किए हम लोग के लिए। दूसरी बात, पूरा देश मंदी में था, पूरा विश्व मंदी में था, हमारा देश केवल एक कंपनी दिवालिया हुआ। और वो जानते थे, इसे कहते हैं एक मतलब शिक्षित इंसान और अशिक्षित इंसान में फ़र्क यहीं पे दर्शाता है। मनमोहन सिंह जी ये जानते थे कि अगर विकास चाहिए तो सबको साथ लेके चलना है। यहाँ तो छोटी छोटी बातों पे राजनीतिक दुश्मनी निकाली जा रही है। तब उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा जी, उन्होंने उनकी भी बहुत मदद की, क्योंकि अमेरिका की भी हालत बहुत खस्ती हो चुकी थी, उनका बैंक वैंक भी दिवालिया हो रहा था। अदर कंट्रीज़ की भी जो भी उनसे हो सका उन्होंने मदद की, और इसी वजह से उन्हें भारत में एक बड़ा मार्केट दिखा। उन्हें ये लगा कि हाँ, हम सिक्योर हैं, अगर हम वहाँ पैसा निवेश करेंगे तो हमारा कहीं नहीं जाएगा। तो वो कठपुतली थे। मोदी जी ने क्या किया, जितने आज बनवाया तो एक भी नहीं, लेकिन बेच सब दिया। केवल पेट्रोलियम और एग्रीकल्चर बचा है, ये दोनों ही बिकेंगी, इसकी संभावना 99% तो दिख ही रही है। हाँ, पेट्रोलियम वाला हो सकता है कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि मुकेश अंबानी जी के ऊपर पहले से ही धांधली का आरोप लग गया है। तो बता रहे हैं फिर बाबा रामदेव जी उसके आगे क्या बोल रहे हैं। तो आप हाँ, मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री का पद दीजिए, लेकिन पिछली कंडीशन की तरह नहीं। पिछली जैसे कि गठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस का कोई भी नेता इन्वॉल्व नहीं था उस मतलब किसी भी घोटाले में, लेकिन जो साउथ की एक कोई 2G स्पेक्ट्रम करके कोई मैटर था, उसमें ए राजा वो फंसे थे। तो वो गठबंधन की सरकार थी, तो गठबंधन की सरकार में कुछ मजबूरियां भी होती हैं, ये हम सबको पता है। बाकी आप सीधा मनमोहन सिंह जी के ऊपर नहीं आरोप लगा सकते। आप जिस तरह से हमने आज उन्हें बनाया है प्रधानमंत्री, उसी तरह से स्वतंत्र मतलब उन्हें विपक्ष होता भी तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो डील कर लेते और हमारा देश आज इस जगह पे नहीं होता। ठीक है, आप दूसरी पार्टी में नहीं जाना चाह रहे तो अपने ही पार्टी में पहले दावेदार थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो कि अब जिन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए ही अपनी पूरी जिंदगी पॉलिटिक्स को दे दी। बनाया गया नरेंद्र मोदी जी को, और जो वो 20 साल से उनको जान रहे हैं रामदेव जी, तो उनका गोधरा कांड नहीं जान रहे हैं। कांग्रेस सरकार ही गवर्नमेंट में थी, उन्होंने उन्हें 3 महीने का वक्त दिया था, चाहती तो तुरंत अंदर कर देती, तो आज नरेंद्र मोदी जी वहाँ नहीं बैठे होते। लेकिन कांग्रेस कितना भी भ्रष्ट हो हम ये नहीं कह रहे, उसके बावजूद उसने कभी भी किसी के अधिकारों का हनन नहीं किया है, और उनके हर एक बात का आप लोगों ने विरोध किया, आज वही आप कर रहे हो। अब उसका कोई मतलब उसे नहीं, उससे आपको नहीं फर्क पड़ रहा है। अब वो सही है, वो करते गलत था, आप कर रहे हो सही है। वो कह रहे हैं कि इनसे कोई बड़ा चेहरा, कोई मोदी जी से अच्छी नीति वाला व्यक्ति लाकर खड़ा कर दो पहले। उनकी कौन सी नीति है? वो आए बोले भारत में निवेश होगा, भारत को बड़ा मार्केट दिख रहा है, तो ये सही है। वो मार्केट उन्होंने नहीं बनाया था, मार्केट तो मनमोहन सिंह जी ने बनाया था, लेकिन फिर भी निवेशक नहीं आए जैसे इनकी गवर्नमेंट आई। आज तक के शासनकाल में सिर्फ एक कंपनी ने निवेश करा है। और दूसरी बात कि जो निवेशक हैं भी इन्हें भी भगाना चाह रहे हैं। वोडाफोन को वहाँ पे सिंगापुर में चुनौती दे दी, ब्रिटेन को जो उसकी कंपनी ये पेट्रोलियम वाली थी केएस की, उसको भी कहीं ना कहीं चुनौती दे ही देंगे।
किसके लिए? मुकेश अंबानी जी के लिए। और मुकेश अंबानी जी क्या हैं उनको भी सुन लीजिए। मुकेश अंबानी जी जो हमारे यहाँ का बहुराष्ट्रीय कंपनी है एस्सार, जो कि कनाडा का स्टील का सबसे बड़ा प्राइवेट कंपनी है, अमेरिका में भी उसकी अच्छी खासी बिजनेस चल रही है, वो खनन में भी है, कोयला में भी है, वो बंदरगाहों पे भी है, मतलब उसके बहुत सारे बिजनेस हैं। उनके बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। वो ये जो कच्चे तेल होते हैं इसका भी बिजनेस वो कर रहे हैं। ये मुकेश अंबानी जी यूरोप कंट्री या अपनी कंट्री से बाहर किसी को कंपटीशन नहीं देंगे। इन्हें अपने देश से बहुत प्रेम है, ये अपने देश में ही रहेंगे, देश को ही लूटेंगे। जब पेट्रोलियम ये खरीद लेंगे तो इनका कंपटीशन किससे होगा? हमारे ही देश की तो कंपनी से होगा। अरे जाओ बाहर के देश की कंपनी से करो ना कंपटीशन, अपने ही घर में कंपटीशन करने का क्या मतलब है? फिलहाल अभी तो वो अच्छे खासे फंसे हुए हैं। और दूसरी बात, जो रामदेव बाबा जी ने ये कहा था कि प्राइवेट खरीदे तो क्या फ़र्क पड़ता है। किसान ने जब पीयूष गोयल और नरेंद्र तोमर जी के सामने बात रखी थी कि मध्य प्रदेश में 2000 एकड़ ज़मीन की मतलब जो व्यवसायी था उसने मतलब कॉन्ट्रैक्ट लिया था, फिर वो फरार हो गया, पैसा नहीं दिया, तो वो लोग चुप क्यों रहे? उनके पास कोई जवाब क्यों नहीं था? हम उद्योगपतियों के गुलाम नहीं बनेंगे और नहीं बनना चाहते हैं। ठीक है, आप कम से कम ये तो दिखाइए, आप कोई गारंटी तो दीजिए, आप कोई रास्ता तो बताइए कि मतलब हाँ कोई रीज़न तो बताइए कि हाँ आप किस लिए ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कुछ तो हमारा हक है ना, तो जानना तो है। आप कम से कम अपनी बात को स्पष्ट तो करिए। आपके बिल पारित कर रही है, हम मान लेंगे, अभी कल को वो हमें ना दे तो। और दूसरी बात, एमएसपी जब होती है किसान बंधा नहीं होता है, वो जहाँ चाहे बेच सकता है। कॉन्ट्रैक्ट में होगा किसान मजबूर हो जाएगा, उसे वहीं पे देना होगा। तो ये कहाँ से हमारे फेवर में है? हाँ, तो नीति तो उनको है। मोदी जी जैसा हाँ, और उनके जैसा चरित्रवान व्यक्ति, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि हमारे देश का नेतृत्व करते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं उन्हें ये समझा जाता है कि ये भारतीय जनता का नेतृत्व कर रहे हैं। हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अब आप कह ही रहे हैं तो हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी शादीशुदा हैं। ये बात जब वो पीएम बन गए उसके बाद पता चली। उनकी वाइफ को ना ही उन्होंने डिवोर्स दिया हुआ है और ना ही वो उनके साथ रहती है। वो गुजरात में ये टीचर है। चरित्र जान गए ना, अब आगे बताते हैं। मोदी जी जैसा व्यक्ति भगवान के विधान से ऐसे ही तैयार नहीं हो जाता। युगों युगों से ऐसा व्यक्तित्व तैयार होता है। मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। ये सही है, मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। मोदी जी ने कहा काला धन आएगा, जनता हमारी प्रसन्न, रुपया आएगा। लेकिन जानने वाले ये बात जानते थे कि अगर काला धन बाहर आता भी है तो भी हमारा ही अर्थव्यवस्था भंग होगा, मतलब नीचे जाएगा, क्योंकि रुपए की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। ये मोदी जी जो हमारे सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट के, वो सारे वो प्राइवेट को बेच ही रहे हैं। तो ये उत्पादन क्षमता कहाँ से बढ़ाएंगे? और जितना उत्पाद होता है उतना ही आपकी मुद्रा होनी चाहिए, नहीं तो आपकी अर्थव्यवस्था नीचे चली जाएगी। क्योंकि ये एक कॉमन सेंस की बात है कि जिस चीज़ की अधिकता ज़्यादा होती है मार्केट में, उसका मतलब उसकी कीमत घट जाती है। और दूसरी बात कि वो चीज़ इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की आधी से ज़्यादा अर्थव्यवस्था इन्हीं रुपयों पे चलती है। केवल भारत के ही नहीं, पूरे देश में भी ना, कहीं ज़्यादा कहीं कम। भ्रष्टाचार तो हर जगह है, करप्शन हर जगह है, उन सब के पैसे वहीं पे हैं। अगर वो इन्हें
इन्होंने क्या कहा था कि इन्हें लिस्ट दे दिया है, ये घोषणा करने वाले हैं जल्द ही जल्द, उन पे काम मतलब नाम भी, अरे विजय माल्या को तो ला ना सके और उनका नाम और वो प्रॉपर्टी काला धन मंगा रहे थे। इन्हें दे देंगे तो पूरे विश्व में उनकी बैंक की विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी या नहीं? वो ऐसा क्यों करेंगे? नोटबंदी जब इन्होंने की, सारे पैसे निकलवा लिए, काला धन नहीं ला पाए लेकिन सफ़ेद धन सारे निकलवा लिए। तभी मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इसका असर 2020 और 21 में बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है हमारी अर्थव्यवस्था पे, और आज वही हो रहा है। आपने पूछा था ना कि हाँ उनसे अच्छा कोई प्रधानमंत्री, आप उनकी जगह पे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को भी पीएम बना दीजिए, तब भी इससे अच्छी ही देश की शासन व्यवस्था चलेगी। आप परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को बना दीजिए, इससे अच्छी शासन व्यवस्था चलेगी। मोदी जी तो सिर्फ एक डमी है, डमी, जो कि अंबानी, अडानी, बाबा रामदेव, बस 3, और हाँ अर्नब गोस्वामी। इनका कहना है कि ये बस कुछ लोग जो राजनीतिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं वही यह सब कर रहे हैं। तो हम ये बता दें कि अर्नब गोस्वामी जी भी चीख चीख के यही कह रहे हैं कि ये विपक्ष है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक रिपोर्टर हो, आप एक पत्रकार हो, आपको पक्ष और विपक्ष का निर्धारण करने का कोई अधिकार नहीं है कि कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में है। आप सिर्फ अपने न्यूज़ को पारदर्शिता के साथ नागरिकों के सामने रखो, यही काफ़ी है, ज़्यादा टांग ना अड़ाओ। उसके बाद में वो बता रहे हैं कि वो लोग तो बेरोज़गार हो गए हैं, ये इन्होंने दिवालिया बोला, उन्होंने बेरोज़गार बोला, तो इसका जवाब भी सुन लीजिए कि हमारे यहाँ दिवालिया लोगों के पास भी काम है। मुकेश अंबानी जी के छोटे भाई अनिल अंबानी जी, जिनकी कंपनी दिवालिया है, उन्हें मिला है हमारे रक्षा मंत्रालय के लिए राफेल विमान का सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमारे गवर्नमेंट को नहीं मिला है, एक दिवालिया कंपनी को मिला है। तो फिर वो वहाँ क्यों बैठेंगे? मतलब वो लोग भी तो दिवालिया हैं, यानी कि हमारे यहाँ जो पूंजीपति है उनसे ज़्यादा तो दिवालिया का मतलब दिवालियों पे लोग भरोसा कर रहे हैं। अरे भाई रक्षा मंत्रालय ऐसे ही थी, छोटी चीज़ थोड़े ना है, तो उन पे वो भरोसा कर रहे हैं, तो वो बेरोज़गार कहाँ से हो गए? और रही बात जिस पे आप निशाना साध रहे हैं, तो वो बेरोज़गार रहे या रोज़गार, उनसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो राज परिवार में आते हैं और हमारे देश की ये जिम्मेदारी है कि उनके परिवार का भरण पोषण हम करें, मतलब हमारा देश करेगा, उन्हें कमाने की ज़रूरत नहीं है। बता दें आपको, अभी क्लियर बता दे रहे हैं, अपनी संपत्ति नहीं रखें, वो अपना मतलब, क्योंकि आपका सीधा प्रहार जो है वो सोनिया गांधी जी पे था, तो उसको बता दे रहे हैं कि उनके रोज़गार और बेरोज़गारी पे आप मत जाइए। और दूसरी बात, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की एक बुक उन्होंने लिखी थी, आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको ये पता चल सके, नहीं तो आप पूरा होमवर्क करके आते ना, ऐसा थोड़ा ही बोल देते। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उससे भी इनको रॉयल्टी मिलती है और अच्छी खासी रॉयल्टी मिलती है। तो अगर वो बेरोज़गार भी हो जाएं तो भी वो इस परिस्थिति में नहीं होंगे, वहाँ जाके बैठेंगे। इसलिए बाबा रामदेव जी और अर्नब गोस्वामी जी जबान पे लगाम दें और अपना अपना काम करें। ऐसा ना हो कि जैसे वो जी न्यूज़ वालों के साथ हुआ ना, जी ग्रुप पे इनकम टैक्स का छापा भी पड़ चुका है, पता तो होगा ही, पतंजलि पे भी ना पड़ जाए। एक डीएम का ट्रांसफ़र कराया है, एक ही डीएम नहीं होते हैं पूरे इंडिया में, एक आईएएस ऑफिसर नहीं होता है खाली। और अर्नब गोस्वामी जी आप भी सुधर जाइए, आज तक तो अपने पटरी पे आ गया है, नहीं तो सेठ जी पे छापा पड़ा है, आप पे वैसे भी वो सब मतलब जुर्माना ठोका हुआ है, और ना कहीं हो जाए।
इसीलिए आप भी थोड़ा सोच समझ के बोलिए, क्योंकि जो हमारे 57 किसान ने जिन्होंने अपनी मतलब जो बलिदान हुए हैं इस चीज़ के लिए, वो इस अधिकार के लिए केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, उसमें से जो बुजुर्ग लोग हैं वो कितने दिन जिएंगे, वो हम लोग के लिए लड़ रहे हैं और हम लोग उनके लिए आवाज़ उठाएंगे, चाहे इसके लिए अंजना कश्यप कितना भी चिल्लाएं कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया वो, सोशल मीडिया वो, ये क्योंकि तुम अपना काम नहीं कर रहे तब सोशल मीडिया ये वो कर रही है। अपना काम आप करो, हम लोग, हमें क्या मतलब है, हम लोग की भी अपनी लाइफ है, हमारा भी एक अलग कैरियर है, लेकिन हम अपने देश के नागरिक होने के नाते अपने किसान भाइयों को इस तरह से मरता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए आवाज़ तो उठेगा, कितनों को दबाएंगे। जय हिंद, जय भारत।